तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज बजट आने वाला है और उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। इस वक्त बजट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वित्त मंत्रालय में पहुंच चुके हैं। बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला ये बजट होगा और जनता की उम्मीदों पर भी ये बजट खरा उतरेगा। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय और उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद वो वित्त मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने बयान ये दिया कि अब की बार जो बजट पेश होगा, 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, वो जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला, बूस्ट करने वाला बजट इस बार का होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएगा इस बार का बजट। ये तमाम दावे अनुराग ठाकुर की तरफ से किए गए हैं। बजट से पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि जो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, क्या उन पर पूरी तरीके से ये बजट खरा उतरेगा या नहीं। और क्योंकि बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर है, कोरोना काल से देश जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। दोबारा से पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर इस बजट में खास होगा, ये देखना काफी दिलचस्प और अहम होगा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। इस बजट के जरिए जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। हर बार हालांकि ऐसे दावे जरूर किए जाते हैं वित्त मंत्रियों की तरफ से, राज्य वित्त मंत्रियों की तरफ से, लेकिन इस बार का बजट कितना अलग, क्या खास इसमें होगा, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए इसमें क्या खास होगा, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। और ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर हम विशेषज्ञों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार आज यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और कोरोना महामारी के चलते ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। और इस पर आज सभी की नजरें रहने वाली हैं। रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई आदि ये तमाम मुद्दों पर लोगों को सरकार की ओर से राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना काल में बेरोजगारी और वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन, चीन, किसान आंदोलन, महंगाई, कृषि कानून पर विवाद, ये सभी तमाम मुद्दे हैं जिन पर देखना होगा सरकार क्या लेकर आती है। और ये सब कुछ देखने को इस बार मिला है। इस साल में तमाम चुनौतियों का सामना भारत ने किया है और उनसे निपटने के लिए सरकार यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाने वाली है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। गृहिणियों से लेकर किसान तक बहुत उम्मीदें यहाँ पर हर किसी को है इस बजट से और बजट का इंतजार, उम्मीद लगाए, आस लगाए लोग इसकी राह देख रहे हैं। एलपीजी गैस की कीमतें भी कम होंगी, हो सकती हैं, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। महंगाई कम होने, टैक्स स्लैब बढ़ाने, नौकरियों के नए अवसर जैसी चीजों को भी इस बजट में इनके लिए कुछ यहाँ पर रियायत दी जा सकती है। इस बजट से काफी उम्मीदें इस बार लोगों को है, क्योंकि जिस तरीके के दावे मंत्रियों की तरफ से किए जा रहे हैं उससे और ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर लोगों की बढ़ जाती हैं। हालांकि इन सब पर सरकार कितना खरा उतरती है ये वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ही पता चलेगा, जो कि 11 बजे से शुरू होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी और ये उनका तीसरा बजट होगा। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। अब यहाँ पर इस बयान को देखिए, 100 साल में इससे पहले ऐसा बजट नहीं आया होगा, तो लिहाजा यहाँ पर लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ऐसा क्या वित्त मंत्री अपने पिटारे में इस बार लेकर आने वाली हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम मंत्री जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए कि इस बार खास होने वाला है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो ऐसे में और ज्यादा उम्मीद यहाँ पर जनता की बढ़ जाती है। अब ये बढ़ी हुई उम्मीदें कितना पूरा कर पाएगा वित्त मंत्रालय, ये देखना होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण, उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से बयान आया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला ये बजट होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। और वित्त मंत्री 11 बजे बजट पेश करेंगी। तीसरी बार
सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर इस बार आत्मनिर्भर भारत, जिस पर प्रधानमंत्री बहुत शुरू से ही फोकस करते आए हैं, कोरोना के बाद से प्रधानमंत्री ने सोचा कि आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से और ज्यादा बढ़ावा देना है, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इस पर भी इस बजट में कुछ खास होने वाला है। तो आज बजट आने वाला है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने देखा स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब सरकार उस चीज से काफी अच्छे से वाकिफ हो चुकी है कि कैसे स्वास्थ्य से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करना है। और इस बार स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, अगर यहाँ पर देखिए हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ खास इस बार लाया जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बार बजट में कुछ खास ऐलान किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, और हम देख रहे हैं कि देश में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार क्या लेकर आने वाली है ये देखना भी काफी अहम होगा। और बजट से पहले जो अच्छी खबर आई, जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है, उसके भी हम मायने समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 इन पिछले 6 सालों की ये तस्वीरें जब बजट पेश किया गया। और वित्त मंत्री सीतारमण तीसरा बजट आज पेश करने वाली हैं, और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्री बजट चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, सबका परिचय पहले आपसे हम करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शंभू बद्रा जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ गुरजीत सिंह मान कृषि विशेषज्ञ, जिनका हम रुख करेंगे। और यहाँ पर व्यापारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर विवेक सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, और स्वागत है आप सभी मेहमानों का। विवेक जी, यहाँ पर आज आम बजट जो आने वाला है उससे आप क्या देखते हैं, कितनी उम्मीदें आपको हैं, पहला रिएक्शन आपका बजट को लेकर? जी प्रीति जी, नमस्कार जी। बहुत हमें उम्मीदें हैं इस बजट से, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बजट की इससे बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हम चाहते हैं कि जीडीपी में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो ठीक हो जाए। उसके लिए निर्मला सीतारमण जी का एक बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह बजट देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा, खास करके इकोनॉमिक फ्रंट पर। अब यह बजट आपको पता है कि 2 घंटे में क्लियर चीजें होनी शुरू हो जाएंगी कि कैसा होने वाला है। जब बस मुझे जहां तक उम्मीद है, यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, ग्रोथ पर ही फोकस होगा। दूसरा फोकस होगा कि कैसे लोगों की हम इनकम को बढ़ाएं, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि जो इनकम, जो हमारा जो टैक्स का रेट है इनकम टैक्स पर, वो भी कम होगा, और जो स्लैब है वो बढ़ेगी। तो हो सकता है 5 लाख तक की इनकम तक का छूट मिल जाए टैक्स में। दूसरा ये है कि सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कुछ बातें करनी पड़ेंगी, रोजगार को बढ़ाने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देके वो कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र आपने बोला भी, और वैक्सीनेशन का भी एक चुनौती है जी। अब देखिए, देश में समस्या यह है कि अगर आप मिडिल क्लास को अगर आप पैसा दे रहे हैं उनके हाथ में, तो 2 काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि वो खर्च कर सकते हैं, दूसरा पास काम कर सकते हैं, उसको सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब को ज्यादा पैसा दोगे, तो निम्न वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सारा का सारा पैसा खर्च करेंगे। और आपको पता है कि देखिए, बजट जो है 30 लाख 32 लाख करोड़ तक का ही होता है जी। अब हमारी इकोनॉमी का लगभग 27-28%। तो हमें फोकस करना होगा कि जो पैसा खर्च है, देखिए 2 महीने में जितना बजट होता है उसमें 2 महीने में लोग खर्च कर देते हैं। हमें फोकस करना है कि खर्च कैसे ज्यादा करें, इसकी तो डिमांड आएगी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हमारी बढ़ जाएंगी। फोकस बस यही होगा कि स्वास्थ्य के लिए जाहिर सी बात है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए लगभग 90,000 से 1 लाख करोड़ सरकार को प्रावधान उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। किसानों की समस्या है उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर पर सरकार को थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और एक बार एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला, उनके पास इनकम होगी। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौतियां यहाँ पर सरकार के सामने रहने वाली हैं, जिनको देखना होगा कि सरकार किस तरीके से पूरा करेगी। बिल्कुल, आप मैं 10 सेकंड लूंगा। बिल्कुल
जी। एक समस्या है कि लोगों की आमदनी को बढ़ाना है, दूसरी समस्या है कि सरकार को अपनी भी आमदनी को बढ़ाना है। दोनों चीजों को उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी पहला रिएक्शन बजट को लेकर जान लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से हर एक पहलू पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर गुरजीत सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बजट को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितनी उम्मीदें आप करते हैं? कृषि क्षेत्र को लेकर क्या कुछ इस बार मिलने की उम्मीदें हैं? देखिए, बजट हर वर्ग को अफेक्ट करता है, हर सिटीजन को उसी प्रकार से। बिल्कुल। जो कृषि करते हैं उन्हें भी बहुत जबरदस्त इसका फायदा नुकसान होता है, अच्छे बुरे बजट का। जी। पिछले साल काफी बड़ा एक बजट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका आंकलन करें तो ग्राउंड लेवल पे उसका कोई बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। उसमें आप पैंडेमिक कारण लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि जहां सरकार ने पीएम किसान जैसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे डायरेक्ट से आर्थिक एक अनुदान दिया जाता है किसानों को, जी। वो चालू रहना चाहिए। वो एक बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कृषक जो है आत्मनिर्भर बने। जी। वो इस छोटे अनुदान से नहीं बनेंगे। उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार को R&D पर, अनुसंधान पर जबरदस्त बजट बढ़ाना पड़ेगा, तभी किसानों की जो आत्मनिर्भरता बनेगी। जब तक हमें अच्छे सीड्स नहीं मिलेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, जी। उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। मैं एक छोटा सा आपसे कंपैरिजन करता हूँ कि पिछले साल के बजट में हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर बजट में लगभग $1 बिलियन एलोकेट किया गया था जी। फार्मर्स की, एग्रीकल्चर की R&D और एजुकेशन पर। उसके मुकाबले में यहाँ नाम लेना ही सही होगा कि बेयर क्रॉप साइंसेज एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है। वो एक कॉर्पोरेशन की इसी सेक्टर में R&D पर $2.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। कि एक देश के मुकाबले में एक कॉर्पोरेशन की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, इस चीज को सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूँ कि सरकार पब्लिक सेक्टर में जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके फंड्स निरंतर कम करती जा रही है, उसमें बढ़ावा करें। क्योंकि उनका कोई एक प्रॉफिटियरिंग एटीट्यूड नहीं होता। वो उन्होंने जो बीज तैयार करने हैं, जो भी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, वो फार्मर्स को सुलभ में उपलब्ध करानी है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर में है, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने प्रॉफिट को देखते हुए वो टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत जरूरी है। टैक्सेस की बात अभी साथी कर रहे थे। एक भ्रांति बहुत इन दिनों में और भी जोर कर गई है कि जी किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये भ्रांतियां भी कम से कम मीडिया को क्लियर करनी चाहिए कि फार्मर्स पे सिर्फ एक प्रकार का टैक्स नहीं लगता, जिसे हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, इनकम टैक्स। अदरवाइज तो जितने भी टैक्स हैं वो फार्मर को हर तरह से देने पड़ते हैं, जो भी वो परचेज करता है। बिल्कुल, यहाँ तो पर किसानों को भी बिल्कुल हाँ। किसानों पर भी टैक्स लगते हैं, वो भी टैक्स भरते हैं। शंभू बदरादी, अगर यहाँ पर हम देखें बयानों को, बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान कि बहुत अच्छा बजट होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला होगा। वित्त मंत्री का भी हम पहले का बयान देख ले, कह रही हैं कि पिछले 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा। तो उन बयानों को देखें, क्या मायने समझें और किस तरीके की उम्मीदें इस बार बजट से देख रहे हैं? करेंगे तो वैसे तो बीजेपी के सरकार की 1914 से ही आप गौर करेंगे जी, तो सभी नेता बड़े बड़े बयान देते हैं जी, और हर घटना से पहले बहुत बड़ा बयान देते हैं कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा। जो सरकार की वर्तमान स्थिति है और देश की जो वर्तमान स्थिति है जी, उसके हिसाब से सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है इस वक्त। जी। तो ये कहना कि 100 साल में ज्यादा बड़ा बजट होगा, कुछ अलग होगा, तो वो एक अतिशयोक्ति लगती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 3 साल पहले सरकार जो रिजर्व बैंक अपना है भारत का, जी, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व मनी होता है वो लगभग 9 लाख करोड़ है। वो एक ऐसा मनी है जो कि आप एक रिजर्व रखते हैं कि देश बहुत संकट में होगा तो उस पैसे का आप यूज करेंगे। जी। और जब से भारत आजाद हुआ तब से रिजर्व मनी का किसी भी सरकार ने हाथ नहीं लगाया। जी। लेकिन ये यही सरकार है जो पिछली बार 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर को इसी बात पे पद छोड़ना पड़ा
कि वो सरकार ने दबाव दिया कि रिजर्व मनी से आप 3 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में आप दे दें, लेकिन 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर को पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद अभी शक्तिकांत दास आए तीसरी बार। तो कहने का मतलब कि सरकार के पास जो संसाधन है वो निहायत कमजोर है और इसके वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार कम होता गया है, सब्सिडी कट होता गया है। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद पिछले 1 साल से कोरोना से देश तबाह है और सारे इंडस्ट्री एक तरह से ध्वस्त है। आप अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखिए ईयर बाय ईयर वाली, तो आईआईपी सूचकांक जो है वो लगातार कभी 10% से ऊपर हुआ करते थे, वो अभी 2% के नीचे है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है जिसमें कि लगातार 5% 6% का टारगेट होता है कि हमें ईयरली लेके आना है, वो ग्रोथ आप देखिए कि लगातार बहुत गया है, तो 3% से ऊपर नहीं जा पाया है। इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो 3% से नीचे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है जी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ माइनस में चला गया था एक वक्त, अभी 3% 2% के पास वो चलता रहता है। तो यानी कि वहां भी आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही क्राइसिस से गुजर रहा है। एक सर्विस सेक्टर है जो कि जीडीपी में लगभग 55% का योगदान हुआ करता था, वो घट गया है लगातार कोरोना के बाद से। तो मेरा सिर्फ ये कहना, जीएसटी का कलेक्शन आप देखिए, कलेक्शन दिखाया जाता है कि 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का है इनडायरेक्ट टैक्स का, लेकिन जो जीएसटी में रिटर्निंग है वो उसकी बात कभी नहीं की जाती है। जो जीएसटी में आप रिटर्न करते हैं, यहाँ पर अभी एक बड़ी अपडेट भी आज ही आई है कि जनवरी महीने का जीएसटी कलेक्शन 8% ज्यादा हुआ है। इस पर भी हम आपका रिएक्शन जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बजट से पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बजट कैसा होगा, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं। जिस तरीके के दावे किए गए हैं उससे लग रहा है कि बजट बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन 11 बजे जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, उसके बाद देखना होगा कि वाकई में क्या ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला होगा या नहीं। ये तमाम चीजें देखने वाली होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। एक बड़ी खबर बजट से जुड़ी ये सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय से बाहर निकली है सीतारमण और राष्ट्रपति भवन पहुंची है वित्त मंत्री सीतारमण। मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय पहुंची थी और अब वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद यहां से निर्मला सीतारमण कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी और कैबिनेट की बैठक में इसको पारित करवा के वो बजट पेश करेंगे। चलिए चर्चा में दोबारा से हम
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर शंभू बद्रा जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अभी हाल ही में जो अपडेट आया है जीएसटी कलेक्शन का, जो कि क्योंकि 3 साल में अब तक ये सबसे हाईएस्ट बताया जा रहा है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है और क्या इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है? नहीं, इससे अच्छा संकेत ये है कि इसका मतलब इंडस्ट्री सेक्टर जो है और सर्विस सेक्टर हो, कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ, तो अनलॉक के बाद मार्केट हमारा धीरे धीरे मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये संकेत है जीएसटी कलेक्शन के ज्यादा होने का। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जीएसटी कलेक्शन तो आप दिखाते हैं, लेकिन जीएसटी में जो रिटर्निंग का प्रोसेस है कि आप जो टैक्स कंपनी को रिटर्न होता है उस पर कभी चर्चा नहीं होती, उसके आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते हैं। तो उससे पता नहीं चलता है कि एक्चुअल सरकार के अकाउंट में कितना पैसा है, ये पता नहीं चलता है। हाँ, आप हमेशा ये करते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है, तो वो एक सेंटिमेंट के लिए अच्छा है कि इकोनॉमी पॉजिटिव आगे बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि सरकार जो है ये इंडस्ट्री जो है सो धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है, सर्विस सेक्टर हमारा पटरी पर लौट रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि बजट, इस बार के बजट को लेकर के, कोरोना के बाद की ये पहला बजट होगा, तो लोगों की उम्मीदें निश्चित रूप से है। और इसमें ये है कि अभी जो रिकमेंडेशंस है अर्थशास्त्रियों का, उसमें ये है कि आपको जो सरकारी खर्च है, जब तक वो नहीं बढ़ाएंगे तो आपको ग्रोथ सेक्टर, आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं। और सरकार जो खर्च कर रही है वो सब्सिडी का 2% से समझ के नीचे खर्च कर रही है। और रिकमेंडेशन ये है कि सब्सिडी का 2.5 से 3% आप जब खर्च करेंगे तो शायद आप जीडीपी का 3% जब आप खर्च करेंगे तो शायद आप मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ा सकेंगे और आप ग्रोथ को के टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। ग्रोथ का जो अभी आर्थिक समीक्षा में आपने देखा कि ग्रोथ जो अभी करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, उसमें -7.7% ग्रोथ की बात कही गई है। और तुरंत अगले साल आप टारगेट दे रहे हैं कि हम 11% ग्रोथ करेंगे। तो इकोनॉमी में ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि जो कंट्री माइनस ग्रोथ में चल रहा हो वो अचानक से एक वित्त वर्ष बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये कितना रियलिस्टिक है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि -7.7 है ग्रोथ, और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, एक लाइन बोलना चाहता हूँ जी बिल्कुल, जो भारत का स्वर्णिम काल रहा है 1991 के बाद, जब आप इकोनॉमिक उदारीकरण किया गया, तो उस वक्त भारत का जो हाईएस्ट ग्रोथ गया था वो 8% गया था मनमोहन सिंह के सरकार के समय में। तो भारत ने तो कभी डबल डिजिट ग्रोथ देखा ही नहीं है। और उस कंडीशन में आप कल्पना करके टारगेट दे रहे हैं कि 11% हम अचीव कर लेंगे, जबकि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, जितने भी आपके इकोनॉमिक सेंटर है वो कह रहे हैं कि दुनिया ही नहीं भारत के इकोनॉमी को रिवाइव होने में कम से कम 2 साल लगेगा। तो ये टारगेट रख लेना अच्छी बात है, लेकिन इसको अचीव करने के लिए बिल्कुल टारगेट ऐसा हो कि हाँ लोग समझ पाए कि अचीव किया जा सकता है, इसको हम समझते हैं विवेक जी से। बिल्कुल, यहाँ पर शंभू बद्रा जी बहुत अहम बात आपने कही है। विवेक जी, 11% का ग्रोथ अनुमान लगाना कितना रियलिस्टिक है? देखिए, अभी जो बात हो रही थी -7.7% जो ग्रोथ रेट है वो आईएमएफ का है, और उसके अलावा उसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि आगामी सालों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। तो 11% का ग्रोथ रेट अगर मैं बात करूं तो ये तो नॉमिनल है। नॉमिनल अगर मैं बात करूं तो रियल जीडीपी ग्रोथ है, नॉमिनल तो हो सकता है 15% के ऊपर चली जाए। तो यह संभव है, और जिस तरीके से देश की रिकवरी हो रही है उससे संभव है। अगर आप देखिए तो हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 34% की वृद्धि हो गई है, लगभग 24 अरब डॉलर के करीब वृद्धि हुई है। हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है वो भी बढ़ा है। और सेंसेक्स की जहां तक बात हो रही थी, एक समय था कोविड-19 के पहले जब 40,000 प्लस सेंसेक्स था, और उसके बाद फिर जब कोविड-19 के बाद 28,000 हो गया, आज फिर से बढ़ गया है। तो देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और 11% ग्रोथ को अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। 17-18 में 7% था, 18-19 में 6.1% था, 19-20 में 4.2% है, अभी -7.7 है। तो यहाँ से हम वी शेप रिकवरी का मतलब यही होता है कि हम बिल्कुल
11% तक जा सकते हैं। अब कितना जाएंगे ये डिपेंड करता है सरकारी खर्चे पर। अब जब मैं बात बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपसे विवेक जी ये भी समझूंगी कि आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है इसको अचीव करना, तो कैसे किया जा सकता है, क्या चुनौतियां हो सकती है जिनको बीट करके इसको अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हम लौटेंगे।